Okay friends, my name is Harshit Dwivedi and I again welcome you to my video lectures. Friends, in the last video lecture I told you about the congruency and similarity of triangles. I told you their formulas, the proof of those formulas and the question based of them, which you can see in your examination, be it CAT or SSC or Bank 2. By the way, I am making these videos from the standard of CAT, Common Admission Test, because CAT is the highest standard. So if I am going to maintain the standard of CAT, I am going to cover all the concepts of SSC, CGL and Bank 2. तो फ्रेंड्स, यहाँ से मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ। पिछले क्लास में मैंने आपको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स और सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में बताया था, उनका प्रूफ बताया था और उन पे बेस्ड फार्मूलाज बताए थे, उनके बेसिस पे क्वेश्चंस करवाए थे। ये क्वेश्चंस आपको हर एग्जाम में काम देंगे, भले वो कैट का एग्जाम हो, चाहे एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, चाहे बैंक पीओ का एग्जाम हो। और आपको अगर आपने कैट के लेवल की प्रिपरेशन कर रखी है तो आप एसएससी सीजीएल और बैंक पीओ तो क्वालिफाई कर ही लेंगे। नाउ फ्रेंड्स, पिछले बार मैंने आपसे ये कहा था कि जो हम लोगों का सिमिलैरिटी और जो कॉन्ग्रुएंसी के कंसेप्ट थे, उसमें सिमिलैरिटी पे बेस्ड एक तरीके का सवाल था जो छूट गया था। लास्ट टाइम में मैंने शायद 3 सवाल ही डिस्कस कर पाया था, चौथा सवाल छूट गया था। तो 14 सवाल मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। 4th क्वेश्चन मेरे पास है, इसका स्नैपशॉट मैंने वीडियो में अपलोड कर दिया है, तो आप वहां देख सकते हैं। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस 4th क्वेश्चन। फॉर द टाइम बीइंग आप जस्ट अपना इस वीडियो को पॉज करिए, एक बार इस चौथे क्वेश्चन को नीचे पेज में पढ़िए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए और फिर इसका सॉल्यूशन देखिए। तो फ्रेंड्स, आई एम राइटिंग इट एज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ फ्रेंड्स, इसमें एक गर्ल के बारे में बात करी जा रही है, त्रिशा के बारे में बात करी जा रही है, जो ये फाइंड करने की कोशिश कर रही है कि किसी एक बिल्डिंग की हाइट क्या है। तो देखते हैं, वो किसी एक सरफेस पे खड़ी है, मान लीजिए बिल्डिंग की हाइट ये है h, और मान लेते हैं ये बेस है, अर्थ है, और यहाँ पे कहीं पे वो खड़ी हुई है। अब उसने देखा कि यहाँ पे एक ट्री है, और ये क्या थी? ये थी बिल्डिंग। तो उसने अपनी ज्योमेट्री की नॉलेज को यूज किया और उसने यहां से चलना शुरू किया, और यहां से चलते 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 वो एक ऐसी जगह पे पहुंची जहां से उसको ट्री के सबसे टॉप एज से सीधे इस बिल्डिंग की टॉप दिख रही है। तो मान लीजिए उसको यहां पे दिख रही है, और प्रॉब्लम यह है कि उस गर्ल की भी खुद की कुछ हाइट है। तो मान लेते हैं वो हाइट कुछ इतनी है। अब इसमें कुछ नोटेशंस हमें दे रखी है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप प्लीज इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए। नोटेशंस क्या दे रखी है कि ये लेंथ दे रखी है 30 मीटर और ये लेंथ उसने दे रखी है 5 मीटर। ठीक है, इस ट्री की हाइट कुछ दे रखी है 2.8 मीटर और गर्ल्स के आईज की हाइट दे रखी है 1.6 मीटर। ऑब्वियसली गर्ल्स जहां से देख पा रही है वो अपने आईज से देख पा रही है, तो बेसिकली वो इस पॉइंट से देख रही है, इस पॉइंट से देख रही है। तो मान लीजिए मैंने इस पॉइंट को मानते हुए थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा दे रहा हूं अपने फिगर के कन्वीनियंस के लिए, कि मान लीजिए ये हो गई हाइट टी की। अपने फिगर के कन्वीनियंस के लिए मैंने थोड़ा सा फिगर को चेंज किया है। ठीक है, सो दिस इज द हाइट ऑफ 2, आई विल अगेन रिपीट इट इन इंग्लिश। द हाइट वाज ऑफ द बिल्डिंग is h, we have supposed it, we have to calculate the height of the building. The height of the tree is given to me at 2.8 meter and the height of the eyes of the girl is given as 1.6 meter. The girl has already calculated the distance between the base of the building and the base of the tree, that came out as 30 meters, and obviously she moved to the left so that her eyes are able to see just the top of the building from above the tree. This is written in the question. Please read the question, it is a very good question. And the amount and the type of language that is written in the question, most probably you can incur that type of language, or you can see that type of language while attempting CAT. There are many instances of these type of questions in CAT, and it is a very easy question. So I can come back here. This is 1.6 meter. That is the height of the eyes of the girl. This is the height of the tree, and this is the height of the building. What I have to find out? I have to find out the height of the building. Now I'm going to do one thing. I'm going to extend this. And suppose this angle made here is theta. Now a small amount of application of trigonometry is here, and the only application of trigonometry here is that you should know that tan theta is equals to perpendicular by base. This you should know. Okay,
Now, when you know that tan theta is equals to perpendicular by base, what you are going to do first? First of all, I am going to make an assumption here. What is my assumption? My assumption is that this is x. This assumption I made. So I am going to write this value of tan theta, and I know this height as 1.6 meter. I know this height as 2.8 meter. So first of all, I am going to write tan theta is equals to 1.6 by x. Because this is the height of the eyes of the girls, and this is the distance from the foot of the girl to this point Q. This point Q is the extension of this direct straight line to the base point. Okay, so this is the first formula. Second formula, in this tan theta, this is also a triangle. So in this triangle, the base is 5 plus x and the height is 2.8. So here also I am going to write it as tan theta is equals to 2.8 upon 5 plus x. Okay friends, so now what we are going to do now, this is also equation number 1, this is also equation number suppose 2. You are going to equate tan theta is equals to tan theta. What we are going to get? We are going to get 1.6 by x is equals to 2.8 by 5 plus x. I am going to solve it. I am bringing it here. 5 plus x upon x is equals to 28 by 16. This will come out as 14 by 8, 7 by 4. I have just divided it 4. 28 divided by 4 is 7, 16 divided by 4 is 4. Now, what you can write it here? You can write it here as this, 5 by x plus 1 is equals to 7 by 4. Fine? Then this 5 by 6, x will become 7 by 4 minus 1, which will become 3 by 4. So, what we are going to get the value of x, 5 into 4 by 3, 20 by 3, 6.66 meter. This I got the value of this x, 6.66 meter. So friends, हमने यहाँ पे क्या किया? हमने इस स्ट्रेट लाइन को एक्सटेंड किया और इस पॉइंट को एक्सटेंड करते वक्त हमें एक पॉइंट मिला Q जो कि बेस पे है, यानी अर्थ पे है. अब और ये लाइन को एक्सटेंड करने के बाद जो पॉइंट हमने जोड़ा है बेस से, वहां पे हमने एक एंगल सपोज किया थीटा. अब हमने ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बेसिक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए जो कि tan थीटा होता है, उसको tan थीटा को हमने किसके बराबर रखा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर. tan थीटा को हमने किसके बराबर रखा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर. तो परपेंडिकुलर यहाँ क्या था? 1.6. बेस क्या था? x. तो हमने पहले क्या रखा? tan थीटा इज इक्वल टू 1.6 बाई x. उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद हमने ये किया कि ये tan थीटा तो ये ट्राइंगल भी बना रहा है, ये पूरा ट्राइंगल. तो अगर ये पूरा ट्राइंगल भी tan थीटा बना रहा है तो tan थीटा बराबर हाइट अपॉन पूरा बेस. तो यहाँ पे हाइट कितनी है? 2.8 मीटर. तो हमने लिखा tan थीटा इज इक्वल टू 2.8 मीटर डिवाइडेड बाई 5 प्लस x पूरा बेस. तो यहाँ पे लिखा 5 प्लस x. अब ये भी tan थीटा है, ये भी tan थीटा है, दोनों बराबर है तो दोनों को बराबर कर दीजिए. तो ये 1.6 बाई x इज इक्वल टू 2.8 अपॉन 5 प्लस x. इसको आपने सॉल्व किया तो आपको x की वैल्यू मिल गई 6.66 मीटर. ठीक है फ्रेंड्स, अब आप एक चीज को ध्यान दीजिए. अभी तो आप ये बोलेंगे कि आप एक सिमिलर ट्राइंगल्स का क्वेश्चन करा रहे हैं, लेकिन आप यूज कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस को. बट बेसिकली अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला जो मैं यूज कर रहा हूं, अगर आप देखें तो बेसिकली ये सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स ही है. आप इसको ट्रिग्नोमेट्री की तरह इस्तेमाल मत करिए. मान लीजिए मैं इसको कुछ नोटेशंस देता हूं. इसको O मानता हूं, इसको A मानता हूं, इसको B मानता हूं, इसको C मानता हूं, इसको D मानता हूं, इसको E मानता हूं और इस पॉइंट को F मान लेता हूं. इन वर्टिसेस को मैंने क्या मान लिया? इसको O माना है, ये थीटा है, ये Q मत समझिएगा, दिस इज अ थीटा एंगल. दिस इज, इस नोटेशन को मैंने O माना है. यहाँ B, यहाँ A, यहाँ C, यहाँ D, यहाँ E, यहाँ F. ठीक है, तो अब आपको कुछ ट्राइंगल्स बनते नजर आ रहे हैं. ठीक है, अब मैं यहाँ पे कौन से ट्राइंगल को एज्यूम कर रहा हूं? मान के देखिए कि मैंने यहाँ पे पहला ट्राइंगल लिया है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं. पहला ट्राइंगल मैं ले रहा हूं OAB, जो ये वाला ट्राइंगल है. उसके साथ मैं एक ट्राइंगल ले रहा हूं OCD, जो इसके नीचे. OAB एक ट्राइंगल लिया, OCD एक ट्राइंगल लिया. ठीक है, अब OAB और OCD को मैं कंपेयर करता हूं. ठीक है, OAB और OCD में आप देखेंगे कि एंगल O तो कॉमन है, एंगल O कॉमन है तो एक एंगल बराबर हो गया. और फिर आप देख रहे हो कि ये जो ट्री है ये इस बेस अर्थ पे परपेंडिकुलरली स्टैंड कर रहा है. तो अगर परपेंडिकुलरली स्टैंड कर रहा है तो 90 डिग्री है. और सिमिलरली ये जो गर्ल है त्रिशा, ये भी सीधी खड़ी है अर्थ पे.
तो अर्थ पे सीधी खड़ी है तो ये भी 90 डिग्री के एंगल पे खड़ी हुई है अर्थ के साथ। तो ऑब्वियस सी बात है, एक ही बेस पे ट्री भी 90 डिग्री के एंगल पे खड़ा है, त्रिशा भी 90 डिग्री के एंगल पे खड़ी है, तो दोनों ऑब्वियस सी बात है एक दूसरे के पैरेलल हैं। और अगर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो ये एंगल भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये कौन से एंगल्स हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। तो जब ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि अब तीनों एंगल्स दोनों ट्रायंगल के बराबर हो गए, तीनों एंगल्स दोनों ट्रायंगल के बराबर हो गए, यानी कि ट्रायंगल OAB इज सिमिलर टू ट्रायंगल OCD। ये हमने प्रूव कर दिया। कैसे प्रूव किया भैया, O तो कॉमन ही है, ठीक है, B is standing on the earth perpendicularly, so it is 90 degree. This tree, this AB, that is the Trisha's height. और ये CD भी खड़ा है, यानी tree परपेंडिकुलर खड़ा है, तो ये भी 90 डिग्री है, दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो जाएंगे। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू इन इंग्लिश। आई एम सॉरी कि मुझे दोनों तरह से करना पड़ रहा है, क्योंकि रिक्वायरमेंट ही कुछ ऐसी है। सो फ्रेंड्स, व्हाट आई टोल्ड हियर यू इज दैट दिस अर्थ इज अ बेस लाइन, and obviously the tree is standing on this baseline, so this tree is making an angle of 90 degree with the base. Similarly, Trisha is also standing perpendicular on the earth, that is on the base, so Trisha is also making an angle of 90 degree with the earth. Now what I am going to find out, I have marked some notations here, and after marking these notations in this figure, we are realizing that there are many triangles formed. First triangle is OAB, second triangle is OCD, and there are many more triangles formed here. Now what I am trying to do, I am trying to make this triangle OAB similar to this triangle OCD. This is my objective here. This I am trying to do. So in this case, in order to make these both triangles similar, I have to make all the angles of these both triangles similar to one another. So this O angle is common in both the triangles. This angle 90 degree and 90 degree is also common because they are both standing perpendicularly. And this angle and this angle are also equal because they are corresponding angles. Because if the Trisha and tree are standing perpendicularly to the base, then obviously they are parallel to each other, and when they are parallel to each other, the corresponding angles made by them are equal. So obviously these sides will come as, you can say, similar triangles. Now after knowing that these two triangles are similar triangle, I am going to use the formula of similarity, that formula that I have proved to you. What will be the formula? The corresponding sides of these two similar triangles will be same. Corresponding sides of these two similar triangles will be same. What is the corresponding side? Let us say this is OB of triangle OAB. I am writing it here. And corresponding side of this OB is OD in triangle OCD. So I will write it as OD. Similarly, next side AB of triangle OAB to the ratio of side CD, which is a side of triangle OCD. So I am going to write it here CD. This how I have got on the basis that these two triangles are similar. ये मुझे कैसे मिला है? ये मुझे इस बेसिस पे मिला है कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं। आप देख सकते हैं दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं। यहाँ पे अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो आप अलग ट्रायंगल्स बना के कुछ कंपेयर कर लीजिए। अब OB की वैल्यू रखते हैं। OB क्या है आपका? OB यहाँ पे आपका x है। OD क्या है? 5 + x। AB क्या है? AB is 1.6। CD क्या है? 2.8। अब आपको कुछ ऐसी इक्वेशन नजर आ जाएगी यहाँ पे। ये इक्वेशन एक ही इक्वेशन है, कोई फर्क नहीं है इन दोनों इक्वेशन में। बस थोड़ा सा इसको नीचे ले जाइए, इसको ऊपर ले आइए, यही इक्वेशन बन जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला और सिमिलरिटी आपस में सेम हो गया है, यहाँ पे कोई खास फर्क नहीं है। तो इससे हमको क्या पता चला कि x की वैल्यू 6.66 मीटर है। तो इस तरीके से अगर आपको मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, आप बोलो ट्रिग्नोमेट्री बता रहे हो, तो इट इज नॉट ट्रिग्नोमेट्री, इट इज बेसिकली सिमिलरिटी ओनली। और सिमिलरिटी कॉन्सेप्ट लगाया तो आपको थोड़ा अलग तरीके से दिखा दिया, तो आपको ये पता चल गया कि ये जो x डिस्टेंस है, यानी कि इस O पॉइंट का डिस्टेंस त्रिशा गर्ल के बेस से कितना एंगल क्या है? 6.66 मीटर। अब अपना बचा हुआ सवाल सॉल्व करते हैं। हमें बेसिकली निकालना क्या है? हमें ये हाइट निकालनी है। तो अब यार आपको सीधे सीधे नजर आ रहा है कि दिस ट्राइंगल OAB में हमको ये 6.66 मीटर मिल गया है, और ये जो हाइट h है, ठीक है, ये हाइट h हमको निकालनी है, और ये पूरा ट्राइंगल क्या है? OEF है। चलिए इसको भी देखते हैं सॉल्व करके। This means that we have got this triangle OAB, this triangle OCD, this triangle OEF. Now obviously, if I am able to prove this triangle OAB similar to triangle OCD, then by the same logic, I can also prove triangle OAB similar to triangle OEF. It is very easy. I am not going to tell you this because this is also 90 degree and this is corresponding angle, this angle and this angle. So again, these two triangles will also be similar. Let's see what comes the answer.
Okay friends, so what I said that triangle OAB is similar to triangle OEF. मैंने आपको बताया कि ये ट्राइंगल OAB OEF के सिमिलर है, ठीक है। क्यों सिमिलर है आप खुद जानने की कोशिश करिए, और खुद जानने की जरूरत ही नहीं। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये एंगल इसके एंगल के बराबर है, क्योंकि ये भी बिल्डिंग भी सीधी खड़ी है जमीन पे तो 90 डिग्री पे खड़ी है, ये त्रिशा गर्ल भी सीधी खड़ी है जमीन पे तो 90 डिग्री पे खड़ी है, तो ऑब्वियस बात है करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, और ओ एंगल तो कॉमन है ही, तो ऑब्वियस बात है ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है ये हाइट एच, तो ऑब्वियस बात है इन दोनों सिमिलरिटी के बेसिस पे एक फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला विल बी OB upon OF will be equals to AB upon EF. This I have written. Needless to say that this thing can also be solved by the trigonometric method, but here we are talking about similarity concept, so we'll talk it by similarity method only. So this OB upon OF, what is the value of OB? It is X. It was 6.67. Okay. What is this OF? OF is 30 plus 5 plus X. Okay, 30 plus 5 plus X. So 30 plus 5 is 35, and 35 plus X is 41.67. This came out is equals to AB upon EF. What is AB? AB is 1.6. And what is EF? EF is the height of the building which we have to calculate. Now here I am making some changes. Okay, students. This I personally use in order to make the sums easy. What is 6.67? 6.67 is nothing but 6 plus 2 by 3. Obviously. So how can I write it? I can write it as 20 by 3. Okay friends, this I will take up in a different class how to write these type of fractions. 6.67 I am writing it 6 plus, because 0.67 is 0.666666. So what is 0.6666? 2 by 3. So I wrote it as 6 plus 2 by 3, 20 by 3. Similarly, what I can write for 41.67? I can write 41.67 as 41 plus 2 by 3, because 0.67 is 2 by 3. So what it comes at? 3 1s are 3, 3 4s are 12, plus 2 by 3, it comes out as 125 by 3. Okay friends? So this came out as 20 by 3, and this came as 125 by 3. So here I am writing 20 by 3, here I am writing 25 by 3, here I am writing 1.6, here I am writing X. This 3 cancels out. Okay friends? Now I am going to cut this. 5 4s are 20, 5 2s are 10, 5 5s are 25. Now cross multiplication, 4H comes 25 into 1.6, H becomes 25 into 1.6 by 4. I am going to cut 5 8 is 16, 5 5 is 25, 8 2 is 16, 10. So height comes as 10 meter. So what is your answer? 10 meter. हमने यहाँ पे फ्रेंड्स क्या किया कि हमने जब इन दोनों ट्राइंगलों को सिमिलर प्रूव कर दिया, तो उसके बाद हमने क्या फॉर्मूला लिखा? OB by OF is equals to AB by EF. किस बेसिस पे लिखा कि ये ट्राइंगल OAB is similar to triangle OEF? इस बेसिस पे मैंने फॉर्मूला लिखा। अब मैंने देखा कि OB की वैल्यू X है, X कितना है? 6.67, लिख दिया OB की जगह। OF कितना था? 30 plus 5 plus 6, तो 30 plus 5 कितना हो गया? 35 हो गया। 35 में 6.67 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 41.67, लिख दिया OF की जगह। फिर AB क्या है? AB 1.6 है, लिख दिया। EF क्या है? H है, हमें कैलकुलेट करना है, जो हमें कैलकुलेट करना है वहां पे लिख दिया। तो ऑब्वियस बात ये दिख रहा है कैलकुलेट हो सकता है, बट यहाँ पे 6.67 41.67 थोड़े से ट्रिकी फिगर्स लग रहे हैं, और इनको सॉल्व करने में लग रहा है कि थोड़ा टाइम लग सकता है, तो हम अपने टाइम को बचाने की कोशिश करेंगे। कैसे बचाने की कोशिश करेंगे? आंसर हमारा कुछ 6.6666 निकल के आया था, जिसको हमने मान के यहाँ पे 6.67 लिख दिया था। ये 6.67 को आप 6 प्लस 0.67 लिख सकते हैं, यानी कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं। और ये 0.67 क्या होता है? ये 2/3 होता है, तो मैंने कैसे लिख दिया? 6 प्लस 2/3, तो 6 प्लस 2/3 क्या बन जाएगा? 20/3, ठीक है। 20/3 लिख देगा तो 6.67 जगह हमने 20/3 लिख दिया। सिमिलरली इस 41.67 को हम कैसे लिख सकते हैं? 41 प्लस 0.67 लिख देता हूं, प्लस 0.67। 0.67 को क्या लिख सकते हैं? 2/3, तो 41 प्लस 2/3 हो गया, और 41 प्लस 2/3 क्या मिल जाएगा? 125/3, तो मैंने नीचे यहाँ पे 125/3 लिख दिया, इज इक्वल टू 1.6/h। ये 1.6 क्या है? AB है, AB की लेंथ हमको पता है, और H की लेंथ हमने निकालनी है। उसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया, हमको H कितना निकल के आ गया? 10 मीटर, यानी हमारा आंसर क्या है? 10 मीटर। ओके फ्रेंड्स,
चलिए फ्रेंड्स, तो ये तो हुआ। अब इस क्वेश्चन को तो हमने सॉल्व कर लिया है। तो बेसिकली अभी फिलहाल अभी के लिए जो सिमिलैरिटी के क्वेश्चंस हैं इनको मैं थोड़ी देर के लिए अब खत्म कर रहा हूँ। एक सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट मैं आपको और बता दूं, उसके बाद मैं आपके चलता हूँ एंगुलर बाइसेक्टर थ्योरम पे, क्योंकि अब एंगुलर बाइसेक्टर थ्योरम एक क्लास में रुका जा रहा है और इस सवाल को बताने में ही 20 मिनट चले गए हैं। चलिए कोई नहीं, टाइम चला गया है तो क्या कर सकते हैं, लेकिन अगली वीडियो में हम कोशिश करेंगे थोड़ा तेज भागें। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको ये चीजें थोड़ा डिटेल में समझाऊं, थोड़ा आराम समझाऊं, ताकि आपको भले ही हम लोग कम सवाल कर पाए लेकिन बहुत अच्छे से कर पाए। और ये बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे इन चीजों को करेंगे। वीडियोस बनाना मेरे लिए मुश्किल नहीं होता, वीडियोस को प्रोसेस करना, उसके बाद उसको ब्लॉग पे अपलोड करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए ये वीडियोस मैं इतने दिन के बाद पोस्ट करता हूं। तो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं आपका एक और सिमिलैरिटी कॉन्सेप्ट जो हमको देखना है। सो फ्रेंड्स, जो अगला सिमिलैरिटी कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस टाइप का है। मान लीजिए दो ट्राइंगल्स है, थोड़ा तेज चलूंगा मैं, ABC और एक और ट्राइंगल है XYZ, and I have told you that this triangle ABC is similar to the triangle XYZ. ये मैंने आपको बता रखा है कि ट्राइंगल ABC is similar to triangle XYZ, यानी this angle A is equals to angle Y, angle B is equals to, sorry, this is X, angle A is equals to angle X, angle B is equals to angle Y, and angle C is equals to angle Z. ये मैंने आपको बता रखा है। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो ऑब्वियस ही बात है इनकी साइड्स एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शन में होंगी। तो मैं एक काम कर रहा हूं, इन दोनों ट्राइंगल्स में एक परपेंडिकुलर खींच रहा हूं। As I know that these two triangles are similar, so obviously their sides will also be in proportion. So what I have done, I have drawn a perpendicular in each of these triangles. That is, from the vertex A, I have drawn a perpendicular to the side D. Suppose this is D. To the side BC, so this point is D. This is 90 degree. And also, I have drawn a perpendicular from this point X, this vertex S, to the opposite side YZ, and I mark it as M. Okay, friends? Now, obviously, AB upon XY is equals to BC upon YZ is equals to AC upon XZ. This we know. ये हमको पता है क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। एक बार को लिख देते हैं। AB upon XY is equals to BC upon YZ is equals to AC upon XZ. This we know, but in this I am adding one thing. What I am adding? I am adding AD upon XM. I am also adding AD upon XM. Now, the proving of this is equals to this I have not shown you, but now you can do it by your own only. यानी कि AB upon XY is equals to BC upon YZ is equals to AC upon XZ की प्रूविंग तो मैंने आपको दिखाई है, बट ये AD upon XM के बराबर भी है, यानी AD और XM भी प्रोपोर्शन में है और बाकी प्रोपोर्शंस के बराबर हैं। ये प्रूविंग मैंने आपको नहीं दिखाई है, बट ये प्रूविंग आप खुद भी कर सकते हैं। अब हर चीज मैं आपको बैठ करके बताऊंगा तो फिर आपकी खुद की पावर, इम्प्रोवाइजेशन की पावर कम होगी। आप खुद से इसको करने की कोशिश करिए। ऐसा क्यों हो रहा है, करने की कोशिश करिए। करने का तरीका वही है, कुछ ट्राइंगल्स को अज्यूम करिए, सिमिलरिटी प्रूव करिए और उनको प्रोपोर्शन बनाने की कोशिश करिए। बहरहाल मैं आपको ये बता क्यों रहा हूं, बताने के आ जाते हैं। मान लेता हूं कि ये जो पूरा रेशियो है, हर रेशियो k के बराबर है, यानी AB upon XY is equals to BC upon YZ is equals to AC upon XZ is equals to AD upon XM is equals to k. This is my simple assumption. Okay? अगर ये दोनों k के बराबर हैं तो देखते हैं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, मान लीजिए मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकालना चाहता हूं। कौन से ट्राइंगल का? ABC का। और ये परपेंडिकुलर, तो हम सबको पता है कि ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। और 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, वो हाइट परपेंडिकुलर हाइट होती है, वो कोई भी वो नहीं होता। मान लीजिए कोई ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किया, मैंने एक लाइन खींच दी और ये लाइन 90 डिग्री नहीं है, तो फिर मैं ये नहीं कह सकता 1/2 बेस इंटू दिस हाइट, ये नहीं कह सकता। वो लाइन बीच की परपेंडिकुलर होनी चाहिए, यानी ये 90 डिग्री पे गिरना चाहिए, तभी वो फॉर्मूला लगता है 1/2 बेस इंटू हाइट। सो फ्रेंड्स, व्हाट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ दैट the ratio of respective sides I have assumed it as k, and I have told you that the ratio of respective sides is equals to the ratio of also this perpendicular height. How the ratio of this respective sides is equal to the ratio of this perpendicular, this you have to find by yourself only. ये आपको खुद से ही पता करना है।
And how you are going to find it? Just improvise a bit in it. Now what I was telling you, I am telling you that the area of a triangle is 1 upon 2 into base into height, and that height needs to be in altitude. That means it needs to be a perpendicular. That means when it is drawn, it should meet the base with a 90-degree angle. Then only we can use the formula 1 upon 2 into base into height. As simple as that. So what will be the area of this triangle? इस triangle का area क्या होगा? 1 upon 2 into base. What is the base? BC. Into height. What is the height? AD. And what will be the area of this triangle? इसका area क्या होगा? इसका area होगा 1 upon 2 into base YZ into height XM. This is N2. या फिर I'm going to read it. Just you can understand that this is multiplication. So ये इस triangle का area, ये इस triangle का area. This is the area of this triangle and this is the area of this triangle. Now suppose My question is, what is the area of these two triangles? मान लीजिए मेरा क्वेश्चन है कि इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया क्या है, निकालते हैं. इस ट्राइंगल का एरिया ये 1/2 इंटू BD BC AD. इसका ट्राइंगल क्या एरिया है 1/2 YZ XM. This 1/2 cancel. What we are going to get? I am going to get BC upon YZ in one bracket, AD upon XM in one bracket. What is BC upon YZ? It is K. I am going to put it here as K. What is AD upon XM? K. I am going to put it as K. And I got the answer as K square. I got the answer as K square. And what is K? K is the respective proportion of two sides. यानी कि मैंने क्या किया, दोनों का एरिया निकाला और दोनों का एरिया निकालने के बाद मुझे BC upon YZ एक ब्रैकेट में मिला, AD अपॉन XM एक ब्रैकेट में मिला. BC अपॉन YZ की वैल्यू मैंने क्या मानी है K, और AD अपॉन XM की वैल्यू मैंने क्या मानी है K. दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बन गया K स्क्वायर. और ये K क्या है? ये K रिस्पेक्टिव रेशियो है किन्हीं भी दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का सिमिलर ट्राइंगल में. तो मुझे K स्क्वायर मिल गया एरिया का, यानी दो सिमिलर ट्राइंगल्स का जो रेशियो मिला मुझे एरिया का, वो K स्क्वायर है. ठीक है. तो फ्रेंड्स, इस चीज से मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर, दैट इफ यू नो दैट टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल्स एंड यू नो ओनली द प्रोपोर्शन ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द टू ट्राइंगल्स, यू कैन फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू साइड्स, टू ट्राइंगल्स. कहने मतलब यह है कि अगर आपके पास दो ट्राइंगल्स है, दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, और आपको किसी भी ट्राइंगल की एग्जैक्ट लेंथ नहीं पता है किसी भी साइड की, लेकिन आपको यह पता है कि उन दोनों ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कितना है, तो उस रेशियो से आप उन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो निकाल सकते हैं. ये यहां पे बात हो रही है. और उस एरिया का रेशियो आप कैसे निकालेंगे? बस उस रेशियो को स्क्वायर कर दीजिए. यानी यहां पे K क्या है? AB अपॉन XY है, तो भाई AB अपॉन XY तो साइड्स का रेशियो है, इनको स्क्वायर कर दीजिए तो एरिया का रेशियो आ जाएगा. Similarly, this is side AC and XZ. So AC upon XZ is the respective ratio of these two sides, and if you have to find the ratio of the area of these two triangles, just square the value of AC upon XZ, and you are going to get the ratio of the areas. As simple as that. So what we can write, the ratio of the areas will be AB square upon XY square is equals to AC square upon XZ square is equals to BC square upon YZ square is equals to AD square upon XM square. This was what I was trying to tell you. In the last video, I talked to you about a question in which I needed to find out the perimeter, ratio of the perimeters of two triangles. In this question, I tried to told you, in this formula, basically concept, I tried to told you the ratio of the areas of two triangles. यानी पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की थी कि दो सिमिलर ट्राइंगल्स के पेरीमीटर का रेशियो क्या होगा. इस क्वेश्चन में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि दो सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो क्या होगा, और वो रेशियो मुझे कुछ इस तरीके से मिलेगा.
एक आसान सा एप्लीकेशन देखते हैं इस क्वेश्चन का। एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से, मान लीजिए आपके पास एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल आपके पास मान लीजिए ये है एक्स वाई जेड, ठीक है। आपसे बोला गया इस ट्राइंगल का एरिया 25 है और ए बी अपॉन एक्स वाई का रेशियो 5:7 है, तो इसका एरिया कितना होगा? द क्वेश्चन इज दैट यू हैव टू सिमिलर ट्राइंगल्स. फर्स्ट ट्राइंगल इज ABC. The area of triangle ABC is 25. Second, you have triangle XYZ. We have to find out the area of triangle XYZ, and it has been told that the ratio of sides AB to XY is 5/7, and it is also being told to me that triangle ABC is similar to triangle XYZ. These are the conditions given to me in this question. So how I'm going to find out the for area of this figure? Simple. I just told you that the area ratio of the area is the square of the proportion. मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं इससे पहले कॉन्सेप्ट में कि जो एरियाज का रेशियो होता है वो साइड्स के रेशियो के प्रोपोर्शन का स्क्वायर होता है. तो भैया साइड्स का रेशियो क्या है? 5/7. इसका स्क्वायर कर दीजिए. एबीसी का एरिया कितना है? 25. यहां पे हमको ये निकालना है. इट विल कम आउट एज 25/49 इज इक्वल टू 25/x. So obviously x will come out as 49. 49 will be the area. यानी कि हमने क्या किया? सीधे सीधे 5/7 का स्क्वायर किया. 5/7 क्या है? इनकी साइड्स का रेशियो है, उसका स्क्वायर कर दिया तो एरिया का रेशियो आ गया. स्क्वायर करने के बाद 25/49 आया. पहले ट्राइंगल का एरिया 25 है, दूसरे का निकालना है तो x मान लिया, x 49 निकला है. तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या हो गया? 49. दिस इज द आंसर. सो ये एक तरीके का एप्लीकेशन था, ये एक क्वेश्चन था. इस बेसिस पे जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया, तो लगभग मैंने सिमिलरिटी के सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बता दिए. जो नए नए मेरे दिमाग में आते जाएंगे, क्वेश्चंस आते जाएंगे अलग अलग तरीके के, वो मैं आपको बताता रहूंगा. और सब कुछ खत्म हो जाने के बाद, सारी वीडियो सारे कॉन्सेप्ट बन जाने के बाद मैं आपको क्वेश्चंस भी अपलोड करूंगा इसके. बाकी आप ब्लॉग के कमेंट सेक्शन में मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं. अब हम लोग चलते हैं जिस चीज को हमने बहुत देर से छोड़ रखा है, वो है एंगुलर बाइसेक्टर थ्योरम. मैंने आपको बताया था कि मैंने पिछली बार एंगुलर बाइसेक्टर थ्योरम इसलिए नहीं लिया है क्योंकि आपको सिमिलरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स, सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट मैंने नहीं समझाया था. तो दैट वाज द रीजन कि मैंने अभी तक एंगुलर बाइसेक्टर नहीं लिया था. द रीजन इन द लास्ट लेक्चर आई टोल्ड दैट आई हैव नॉट टेकन अप एंगुलर बाइसेक्टर was the reason that you didn't know the similarity of triangles. Now when you know the similarity of triangles, it will be easy for you to understand how angular bisector theorem is proved. Okay, the basics of angular bisector theorem I have told you in the previous lecture. Once again, let's make a brief revision of it. Suppose this is a triangle ABC, and I draw a line this AD, and I suppose that this line AD cuts this angle in two equal angles. This angle is equal to this angle. यानी कंडीशन ये है कि ये ट्राइंगल ABC है और उसमें हमने एक लाइन AD ऐसी ड्रॉ की और वो इस तरीके से ड्रॉ की कि जो लाइन AD है वो इस पूरे एंगल A को दो बराबर बराबर भागों में बांट रही है. तो अगर ऐसा होता है तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके का बनेगा. AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD upon DC. This is angular bisector theorem. Okay friends, ये बेसिक आपको पहले बता चुका हूं. This I have already told you earlier. Now the most important point, the $1 million question, why this is happening in this way. This we have to know now कि ऐसा हो क्यों रहा है. What is the reason behind this? So in order to find out the reason behind this, I will tell you two proofs of angular bisector theorem, and in those two proofs, in both of those two proofs, the concept of similarity of triangles will be used, and that is the reason that I told you similarity of triangles. Proof 1. This I made a triangle ABC, okay, and I suppose this is the median. Sorry, this is the angular bisector, not median. I'm really sorry for that. My words. This is theta, and this is theta. Okay, friends, and this is the base BC. Now I have to prove the angular bisector theorem, and in this case, what formula will I get in angular bisector theorem? The formula will be something like this: BC upon BA is equals to CD upon DA. This I will get as the end result because this BD is angular bisector. This BD is cutting B into two equal angles.
So obviously this BC upon BA will be equals to CD upon AD. यानी कि इसको हम प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस ट्राइंगल ABC में ये जो BD है ये एंगुलर बाइसेक्टर है, इस एंगल को बराबर दो भागों में बांट रहा है, तो इस एंगल को बराबर दो भागों में बांट रहा है, तो BC अपॉन BA किसके बराबर हो जाएगा? CD अपॉन DA के। इसको हमको प्रूफ करना है, चलिए प्रूफ करते हैं। इस A पॉइंट से स्टार्ट करते हुए इस BC लाइन के पैरेलल मैं एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। क्या किया मैंने? इस A पॉइंट से स्टार्ट करते हुए इस BC लाइन के पैरेलल मैंने एक डॉटेड लाइन ड्रॉ की। व्हाट आई हैव डन दैट कीपिंग दिस पॉइंट A एज द रेफरेंस I have drawn a dotted line which is parallel to this line BC. Okay? Now what I am going to do, I am going to extend this line BD. I am going to extend this line BD. मैं क्या कर रहा हूं? किस लाइन BD को extend कर रहा हूं? मैंने extend किया। ये लाइन BD A के साथ यहां पे मिली। This line BD extended meets this point A extended at this point. And I am again repeating that keeping this point A as reference, I have drawn a line which is parallel to line BC. And I suppose that this marked point is O. This I have supposed. Okay friends? Now this is the line AO, this is the line BC. And obviously I have told you, मैं आपको बता चुका हूं कि ये AO is BC के parallel है. I have already told you that this AO is parallel to BC because I have assumed it. So if AO is parallel to BC, okay, this and this line is parallel and this is an intercept. So obviously this angle will be equals to theta. यानी कि मैंने ये बताया कि ये AO लाइन इस BC के पैरेलल है और ऑब्वियसली ये पूरी लाइन BO एक इंटरसेप्ट की तरह इस पे पड़ रही है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। ज्योमेट्री की सबसे पहले बेसिक क्लास में मैंने आपको बताया था, दिस थीटा एंड दिस थीटा विल बी अल्टरनेट एंगल्स, सो दे विल बी इक्वल हो गए। So this theta is equals to this theta. अब कौन सा ट्राइंगल नजर आ रहा है मुझे? ABD. Now which triangle is being viewed to me? This ABO. ABO triangle. In this ABO triangle, this theta and this theta are equal. So now coming to one more basic definition of triangle, that if a triangle is isosceles, or you can isosceles means two sides are equal. This means in this triangle, this theta and this theta are equal. So opposite angles are equal. So the sides opposite to these two angles will also be equal. This is proved by a lot of formula like sine law and isosceles triangle concept. यानी कि किसी एक ट्राइंगल में अगर दो एंगल बराबर हो जाएं, तो उन दो एंगल के अपोजिट जो साइड्स होती हैं वो भी आपस में एक दूसरे के साथ लेंथ में बराबर होती हैं। ये चीज बहुत सारी चीजों से प्रूव होती है, जैसे साइन लॉ से भी प्रूव होती है, आइसोसेलेस ट्राइंगल के कंसेप्ट से भी प्रूव होती है। आइसोसेलेस ट्राइंगल का कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूं, साइन लॉ में आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताऊंगा। तो मैं कह सकता हूं दिस AB इज इक्वल्स टू AO। क्या निकला? दिस AB इज इक्वल्स टू AO, ये हमको मिल गया। ओके फ्रेंड्स, नाउ दिस AB इज इक्वल्स टू AO। ये एक प्रूफ मैंने किया है, आई पुट इट एज इक्वेशन नंबर 1। ये एक प्रूफ मैंने निकाल लिया है, दिस AB इज इक्वल्स टू AO, मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब मैं यहां पे दो ट्राइंगल्स और ले रहा हूं। कौन कौन से दो ट्राइंगल्स ले रहा हूं? आई एम टेकिंग ट्राइंगल्स DCB and triangle ADO. I have taken two triangles DCB and triangle ADO, and now what I am trying to do, I am trying to make these two triangles similar. I am not saying that these two triangles are similar. I am trying to make these two triangles similar. यानी मैं कोशिश करूंगा कि जो ट्राइंगल मैंने assume किया है, ट्राइंगल DCB और ये ट्राइंगल ADO, इनको मैं सिमिलर प्रूव करने की कोशिश करूंगा। चलिए करते हैं। एक एंगल तो साफ साफ मुझे बराबर नजर आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल बराबर नजर आ रहा है। दूसरी चीज ध्यान दीजिए कि ये जो लाइन है AO और ये जो लाइन है BC, ये आपस में पैरेलल है और उस पे एक इंटरसेप्ट पड़ रहा है AC, तो ऑब्वियसली बात है ये अल्टरनेट एंगल्स भी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। मान लीजिए θ1 है, ये भी θ1 है। यानी व्हाट आई हैव सेड इज दैट आई हैव ऑलरेडी टेकन दिस AO पैरेलल टू BC written here, and after this taking this two lines parallel AO parallel to BC, I am seeing that this AC is an intercept on these two lines, and when it is an intercept, then again alternate angles will be equal. So suppose I have taken this angle as θ1, so this will be also be θ1, so these are also equal. Now we can find that all, sorry, one more thing, this angle and this angle, I have told you in the initial lectures, suppose two lines intersect like this, so this angle will be equal to this angle. Why? These are vertically opposite angles.
यानी जब मैंने ट्राइंगल्स की बेसिक क्लासेस ली थी, लाइंस की बेसिक क्लासेस ली थी, तो मैंने आपको बताया था कि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेप्ट करती हैं तो ये दो अपोजिट एंगल्स बनते हैं, ये आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ये मैं पहले आपको बता चुका हूं। तो ये एंगल भी इसके बराबर हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हो कि दोनों ट्राइंगल में सारे एंगल एक दूसरे के बराबर हो गए। अब हम ये देख पा रहे हैं व्हाट वी आर एबल टू सी नाउ दैट इन दीज टू ट्राइंगल्स ऑल द एंगल्स आर इक्वल टू द अदर एंगल। सो वी कैन से दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू one another. This we have got that these two triangles are similar to one another. Now just I have to make a form in a manner so that we can take a ratio of some sort. यानी कि अब मैं कुछ इस तरीके से इन ट्राइंगल्स को बनाऊंगा यहाँ पे और लिखूंगा ताकि हम लोग उस तरीके का रेशियो ले पाए। तो मान लीजिए इस ट्राइंगल को एज इट इज मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। कौन से ट्राइंगल को? डीबीसी को। डीबीसी को मैंने यहाँ पे एज इट इज बना दिया। डी क्या है आपका? वर्टिकली अपोजिट वाला एंगल बराबर था जो था θ1 मान लिया, इसको मैंने थीटा मान लिया। और इसी के बराबर यहाँ पे मैं एक सिमिलर ट्राइंगल ड्रॉ करूंगा जो किसको डिनोट करेगा? ADO को डिनोट करेगा। तभी तो हम इनके साइड्स का रेशियो लिखेंगे बराबर में। तो ये D इस एंगल D के बराबर, तो यहाँ तो मैं D लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे θ1 है, θ1 C को डिनोट कर रहा है। यहाँ पे θ1 किसको डिनोट कर रहा है? A को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या पॉइंट करूंगा? A मार्क करूंगा। सिमिलरली यहाँ पे θB डिनोट कर रहा है और यहाँ पे थीटा क्या डिनोट कर रहा है? O डिनोट कर रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा? O लिखूंगा। ये सब मैं पहले बता चुका हूं कि मैं कैसे लिख रहा हूं ये सिमिलरिटी में। I have already told you how I'm writing this thing because in this triangle this is DBC, B is theta, so in this triangle B is theta, and what is theta in this triangle? AOD. Theta is O. Similarly in this triangle BDC, C is θ1, so in triangle ADO θ1 is A. So I write it here as A, and similarly by the same called D, because D is vertically opposite angle in both the triangles. Now I'm going to take the ratio of the respective sides. Okay, this DB upon DO is equals to BC upon OA is equals to DC upon DA. This I got. DC upon DA, or I can write it as CD upon DA. Okay, CD upon DA. Now with which thing I am going to compare it? I am going to ignore this thing for the moment and I am going to just take these two things into account. BC by OA is equals to CD by DA. यानी कि मैंने अभी के लिए इसको इग्नोर कर दिया, मैंने केवल इन दो लोगों को लिया है। BC upon OA लिया is equals to CD by DA लिया। ये कैसे प्रूव किया? अभी मैंने आपको दिखाया। ठीक है, अब आप इस फॉर्मूले नंबर 1 पे जाइए। इसको आप मान लीजिए फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 1 चाहिए, और क्या करिए? पुट द वैल्यू फाउंड इन इक्वेशन 1 इन टू इक्वेशन 2। यानी what you are going to do, that what sort of value that I got in equation number 1, I am going to put that value of equation number 1 into equation number 2. Okay, AB is equals to OA. So at this place of, this is OA, you can also write it as AO. It is a line, it can be written in any sense. So at this place of AO, I am going to write AB. So at this place of AO, if I am going to write AB, or you can say it as BA also. It doesn't matter if it is AB or BA. It is a line. Okay. So at this place of AO, I am going to write that BA. So what it will become? It will become BC by BA is equals to CD by DA. This I got. And what is this? This is BC by BA is equals to CD by DA. यानी ये मुझे मिला, इसको यहाँ पे पुट करने के बाद क्या मिला? BC upon BA is equals to CD by DA मिला, यानी मैंने प्रूव कर लिया। एक मिनट में देख लो कितना टाइम बचा है। ओके, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। तो ये प्रूफ 1 मैंने आपको दिखा दिया। ये प्रूफ मैंने आपको बता दिया है। शुरुआत में मैंने बताया था कि एंगुलर बाइसेक्टर से कुछ इस तरीके का फॉर्म बनेगा, BC upon BA is equals to CD by DA, और इस तरीके का फॉर्म मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखा दिया है। यानी ये एंगुलर बाइसेक्टर थ्योरम प्रूव हो गई है। कुछ ये लाइनें खींच के बना के आप इसको एक बार फिर से घर में अपने आप से प्रैक्टिस करिए। इससे आपकी सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आप चीजों को और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। What I am suggesting you that please again practice this question at home, because this will let you angular bisector theorem, that you understand the angular bisector theorem in whole detail, and also it will improve your understanding of similar triangles. Now friends, this was proof number 1. Now I am going to explain to you proof number 2.
Proof number 2. Again, 1 minute. Okay, it is recording properly. Suppose a triangle ABC and this is median D. What I'm doing it, I'm going to extend the median a bit. I extended this median. Now what I'm going to draw a perpendicular from A to this line. And I'm going to draw a perpendicular from C to this line. So I mark it as E, I mark it as F. And obviously, needless to say that this BD is the angular bisector. So this is theta and this is theta. Okay friends? So I took a triangle ABC and I supposed BD as the angular bisector of this triangle ABC. So obviously this angle will be divided into two equal angles, theta and theta. I draw a perpendicular from vertex A to this line, AF, and then I draw a perpendicular from vertex C to this line and mark it as E. So this is also perpendicular. Now, as far as I can see two perpendicular triangles here. What I can see? I can see two perpendicular triangles here. Which are those perpendicular triangles? AFB and triangle BCE. Also there are few more perpendicular triangles like DCE, but at this point of time I am ignoring them. I am considering only those two triangles. Triangle AFB. I am sorry, my phone is coming. Sorry. So this triangle AFB, it is a right angle triangle. This triangle BCE, it is also a right angle triangle. Now I am going to use some concepts of trigonometry in this thing, and I am really sorry for that but it is important to use that trigonometry concept here. And for the most important thing, what I am trying to prove here, which theorem I am trying to prove here, the theorem is the same. AB upon BC is equals to AD upon CD. This line AB upon this line BC is equals to this line AD upon this line DC or CD. This is basically what is angular bisector theorem, and this I am trying to prove. Let us say we are going to prove it here. This was the right angle triangle AFB and this was the right angle triangle BCE. What is common in these two right angle triangles? This theta angle is common. So, first of all, I am going to take this right angle triangle AFB. And in this right angle triangle AFB, I am going to take this as tan theta. Okay friends, it is not right to take here tan theta. Leave tan theta, I am going to take it as sin theta. I am really sorry. I am going to take it as sin theta. Now if I am going to take it as sin theta, this is sin theta, okay? And what is sin theta? Perpendicular by hypotenuse. So what is the hypotenuse in this triangle AFB? The hypotenuse is AB, perpendicular is AF. So this sin theta will be AF upon AB. This I got as sin theta, okay? Now, in this triangle, that is in triangle BCE, I will take sin theta also. And what will be the sin theta? This perpendicular upon hypotenuse. So what will be it? CE upon BC. So I got this something like this. I got this sin theta AF by AB, sin theta CE by BC. I am going to equate 1 and 2, and after equating 1 and 2, what I am going to get? I am going to get something like this. AF upon AB is equals to CE upon BC. I am going to change it a bit. I am going to take this up. So after taking this up, I will get something like this. AB by BC is equals to CE is equals to AF by C. This I got. तो फ्रेंड्स मैंने क्या किया इसमें, मैंने एक सिंपल एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AF इस लाइन पे, CE मैंने ड्रॉ किया इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर. तो मुझे दो राइट एंगल ट्राइंगल्स दिखे, एक तो एक AFB राइट एंगल ट्राइंगल दिखा मुझे और एक मुझे BCE राइट एंगल ट्राइंगल दिखा. इन दोनों ट्राइंगल्स में 90 डिग्री तो कॉमन था ही, ये थीटा थीटा एंगल भी कॉमन था क्योंकि ये एक एंगुलर बाइसेक्टर है.
ठीक है। उसके बाद मैंने इस राइट एंगल ट्रायंगल AFB में साइन थीटा का फॉर्मूला यूज किया। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ये हम लोग छोटे से रट रहे हैं, कैसे रटते थे, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, कोई बात नहीं, वो मैं ट्रिग्नोमेट्री आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी के लिए आप ये जान लीजिए साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो साइन थीटा मान के मैंने परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस किया, तो ये AF अपॉन AB हो गया, और यहाँ पे साइन थीटा मान के तो इसका परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनस ये है, तो ये CE अपॉन BC हो गया, और दोनों साइन थीटा बराबर हो गए क्योंकि एंगल बराबर है, तो आपने दोनों को बराबर पुट किया तो क्या मिला आपको, AF अपॉन AB इज इक्वल टू CE अपॉन BC, और ये AB इधर ले गए तो AB अपॉन BC इज इक्वल टू AF अपॉन CE हो गया। ये एक फॉर्म मेरे सामने डिराइव हुआ, इस फॉर्म को आप इक्वेशन नंबर 3 मान सकते हैं। अब आगे क्या करना है, ठीक है, ये तो हमने मान लिया, इस फॉर्म को हम ले आए, हमें प्रूफ क्या करना है, AB अपॉन BC इज इक्वल टू AD अपॉन CD, AD अपॉन CD लाना है, लेकिन आया क्या है यहाँ पे, AF अपॉन CE आया है, यानी कुछ चेंज करना है, चेंज करते हैं। दो ट्राइंगल मैं और लूंगा, एक ट्राइंगल लूंगा मैं ट्राइंगल AFD, और एक ट्राइंगल लूंगा मैं ट्राइंगल CDE। I have taken two triangles, triangle AFD and triangle CDE. Now I am trying to prove these two triangles as similar. I am trying to prove. I am not saying that they are similar. So just see. This angle is 90 degree. This angle is 90 degree. This angle and this angle are vertically opposite angles. So two angles have become equal. So obviously, if two angles have become equal, this angle is also going to be equal to this. As simple as that. भाई ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, बराबर हो गया। ये दोनों एंगल आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं जो D के वर्टेक्स पे मिल रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है ये भी आपस में बराबर हो गए। तो अगर किसी दो ट्राइंगल्स के दो एंगल्स आपस में एक दूसरे के बराबर हो गए तो तीसरा एंगल तो बराबर होगा ही होगा, ठीक है। तो हमको पता चल गया कि ये ट्राइंगल आपस में एक दूसरे के साथ सिमिलर है। लेकिन अब कुछ फिगर बना के एक फॉर्म डिराइव करने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए ये ट्राइंगल AFD में ऐसे का ऐसा यहाँ बना दे रहा हूँ, AFD 90 डिग्री, ठीक है, और उसी के पैरेलल में यहां पे भी एक ट्राइंगल बना रहा हूं, ठीक है। F यहां पे 90 डिग्री है इस ट्राइंगल में, और ये ट्राइंगल कौन सा है, CDE। CDE में 90 डिग्री कौन सा है, E है, तो F के करस्पॉन्डिंग में यहां वैल्यू क्या रखूंगा, E रखूंगा। सिमिलरली D यहां पे वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यहां पे वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो यहां पे मैं D रखूंगा, और ऑब्वियस बात है बचा यहां पे क्या है, C। यानी मैंने क्या किया है, व्हाट आई हैव डन दैट आई हैव प्रूव्ड दिस ट्राइंगल AFD similar to triangle CDE. I draw AFD here and I'm trying to compare the triangle CDE with it. So F is 90 degree and in this triangle E is 90 degree, so I put E corresponding to F. Similarly, D is vertically opposite angle and same in both, so corresponding to D I put D here, and obviously the third angle remaining is C, so C will be here. So what will be the ratio? Ratio will be something like this: AF upon CD is equals to DF upon DF this ED is equals to AD upon CD. This I got. Now just look here. What is this? This is AF upon FCE. Where are you getting it here? At this point of time, sorry, I have written something wrong. This AF upon CE is here. So here will be CE. AF upon CE and FD, that is DF upon ED. And AD upon CD. I'm sorry, this is C. So AF upon C. AF upon C is here, and here we also have AF upon C. I have to substitute this AF upon C, and I have to bring AD upon CD. Now here, AF upon C is written to AD upon CD, so I'm ignoring it for a moment. And by ignoring it, I get that this AF upon C is equals to AD upon CD. And now I'm going to put this value of AF upon C is equals to AD upon CD here. So what it will become? It will become AB by BC is equals to AD by CD, and this is the same form that I have to prove. So now this angular bisector theorem is proved. क्या किया मैंने यहाँ पे कि मैंने इन ट्राइंगल्स को आपस में सिमिलर प्रूव करने के बाद इनके रिस्पेक्टिव साइड्स का रेशियो लिया। कैसे लिया, AF अपॉन CE लिखा, फिर FD अपॉन ED लिखा, और फिर AD अपॉन CD लिखा। कैसे निकाला मैंने, क्योंकि मैंने इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव किया था। कैसे प्रूव किया था, इनकी सारी एंगल्स को एक दूसरे के एंगल के बराबर प्रूव करके। उसके बाद मैंने क्या किया, ये करने के बाद मैंने इनके रिस्पेक्टिव साइड्स का प्रोपोर्शन निकाला। प्रोपोर्शन निकालने के बाद मुझे एक वैल्यू मिली AF अपॉन CE की। अब यहाँ पे मैं ये थर्ड फॉर्मूला जो मैंने प्रूव किया था, यहाँ पे AF अपॉन CE आया था, और ये जो ओरिजिनल फॉर्म मुझे प्रूव करना था इसमें मुझे AD बाई CD चाहिए था।
लेकिन इस फॉर्म को मैंने प्रूव करके जान लिया कि AF अपॉन CE इज इक्वल टू AD अपॉन CD। तो मैंने इस AF अपॉन CE के बराबर जो AD अपॉन CD है वो यहाँ पे पुट कर दिया और मुझे ये ओरिजिनल फॉर्म मिल गया। तो यानी इससे क्या प्रूव हो गया, ये प्रूफ नंबर 2 हो गया कि एंगुलर बाइसेक्टर थ्योरम में जब कोई एक एंगुलर बाइसेक्टर दूसरी साइड को कट करती है तो जो इंटरसेप्ट बनाती है वो इंटरसेप्ट्स का रेशियो, वो जो एंगल इंटरसेप्ट हो रहा है उसको बनाने वाली दो साइड्स के रेशियो के बराबर होता है। यानी ये AB अपॉन BC विल बी AD अपॉन DC, या फिर ये BC अपॉन AB इज इक्वल टू CD अपॉन AD, एज सिंपल एज दैट। तो ये दूसरा प्रूफ है। दिस इज द सेकंड प्रूफ ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर थ्योरम। सो आई हैव टोल्ड यू टू प्रूफ्स ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर थ्योरम, द फर्स्ट प्रूफ एंड सेकंड प्रूफ। फ्रेंड्स, नाउ at this point of time I would like to say that I am going a bit more in detail, so I am just expecting that you are able to get hold of these things, because it is very important for me to know that whether you are getting hold of these things or not, because as far as I know I am taking these things in a much detail. So if I am taking them in detail, I must be sure that you are getting these things. अगर मैं आपको इतने डिटेल में चीजें बता रहा हूँ तो मुझे कम से कम ये सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि आपको ये सब समझ में आ रहा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इजी से क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस नीचे लिखे हुए हैं। उन क्वेश्चंस को खत्म करने के बाद, एंगुलर बाइसेक्टर क्वेश्चन खत्म करने के बाद आपको मैं एक्सटर्नल एंगुलर बाइसेक्टर थ्योरम बताऊंगा और उसके बेसिस पे एक दो क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर इस लेक्चर को हम लोग वाइप अप करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन, ये पूरा पेपर मैंने जो स्नैपशॉट है कि मैंने अपने ब्लॉग में डाल दिया है, आप ब्लॉग में पेज में चेक कर सकते हैं इसको, और जिससे पहला क्वेश्चन कराया था वो भी डाल रखा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, ये एक एंगल बना है, इसमें ये एंगुलर बाइसेक्टर है। दिस इज अ ट्राइंगल एंड दिस इज द एंगुलर बाइसेक्टर। हाउ आई नो? इट इज नॉट टोल्ड टू मी दैट इज एंगुलर बाइसेक्टर, लेकिन इट इज apparent from the fact that this line is intersected in this angle into two equal angles. This is also theta, this is also theta, so this is an angular bisector. सीधे सीधे दिख रहा है कि ये लाइन इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांट रही है। ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, ये 5 है, ये 7 है, ये x है। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये पूरी लेंथ 8 है, तो अगर ये पूरी लेंथ 8 है तो ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 8 - x। और अगर ये एंगुलर बाइसेक्टर है तो इसके बेसिस पे क्या बनेगा? दिस साइड अपॉन दिस साइड 7/5 is equals to this side upon this side 8 - x by x. So that if this is if the application by applying angular bisector theorem in this question, this 7/5 will be equals to 8 - x upon x, because this is the angular bisector. So now I'm going to solve this. It becomes 7x is equals to 40 minus 5x. Okay friends, 7x 40 minus 5x. So what it has come out as 7x plus this 5x will come this side, it will become 12x. So 40 by 12, cutting by 4 on the other sides, it will become 10/3. Answer. Okay friends, so what is the answer here? 10/3. Let me check it at once again. 8 - x 7/5, 40 minus 5x 7x, 12x, 40. Okay friends, it is right. Now what we are going to do, we are going to solve the second question. Let us have a look at the second question. This was a very easy question. Question number 2. So friends, ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये एंगुलर बाइसेक्टर है। आई डोंट नीड टू टेल यू दैट दिस इज एंगुलर बाइसेक्टर, इट इज एपरेंट, साफ साफ दिख रहा है। ये थीटा अलग है, दिस थीटा इज डिफरेंट, सो ऑब्वियसली दीस टू एंगल्स आर इक्वल, दोनों एंगल बराबर हैं। इसका मतलब ये एक एंगुलर बाइसेक्टर है। दिस इज एन एंगुलर बाइसेक्टर, एंड ऑब्वियसली इफ दिस इज एन एंगुलर बाइसेक्टर, व्हाट आई हैव टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन, आई हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ A upon B.
सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू राइट द फार्मूला. पहले मैं एंगुलर बाइसेक्टर के हिसाब से फार्मूला लिखता हूँ. एंगुलर बाइसेक्टर थ्योरम के हिसाब से जो फार्मूला बनेगा, तो a अपॉन 4d लिखा बराबर दिस लेंथ 2b अपॉन दिस लेंथ 3d. ये लिखा a अपॉन 4d इक्वल्स 2b अपॉन 3d. थोड़ा चेंज करते हैं. a है, इस 2b को नीचे ले आए, इस 4d को ऊपर ले गए. We brought this 2b down and took this 4d upwards. It is basic numeracy. So 4d upon 3d. This dd will cancel out, it becomes 4 by 3. So this a by b, I'm going to take 2 to this side. So it becomes 4 by 3 into 2, 8 by 3. So the answer becomes 8 by 3. सो सिंपल सा सॉल्यूशन आपको निकल गया है. a by b बराबर 8 by 3. वैसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बहुत आसान सा है, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कुछ इजी क्वेश्चंस भी ले रहा हूँ. मेरा आगे के लेक्चर से थोड़े मुश्किल क्वेश्चंस होंगे. अभी शुरुआत में तो इजी ही लेने पड़ेंगे सबकी समझने के लिए. चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आता हूँ. इस क्वेश्चन को आप थोड़ा पढ़ लीजिए. चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, मैंने मान लिया है. ये 12 है, 18 है, कुछ एक ऐसी लाइन खींची गई. क्वेश्चन को पढ़ जरूर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है, तभी आप क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे. I strictly, if you are watching this video on YouTube, just go to my blog and please read this question once, because until and unless you are not versed with the language of the questions that you are going to encounter in the real exam, you are not going to understand the concepts, and you are not going to read in depth, so that once you read the question, you just know how to attempt it. So for that, you should be in a habit of reading the questions. Don't take shortcuts. So this is 12, this is 18, this is 20, and this is an angular bisector. So this is theta, this is theta. I have to find the length of these two intercepts. Suppose this is x, this is y. The whole length is 20. The whole length is 20. I took this intercept as x, this intercept as y. This is 12, this is 18, this is angular bisector. I have to find the length of x and y. Okay, friends? Now, if this is an angular bisector, what will be the formula? Formula will be something like this. 12 upon 18 is equals to x upon y. So what we got, the ratio of x upon y, 2:3. So this x upon y will come 2:3 in the ratio of 2:3. So what I have to do, I have to divide this 20 in the ratio of 2:3. Okay, friends, I would divide this 20 in the ratio of 2:3. So if I am going to divide this ratio in the 20 into 2:3 in the ratio of 2:3, at this point of time, I haven't told you about the topic ratio and proportions. I haven't taught it right now. So I will assume that you don't know how to solve ratio and proportion. So if this is 2:3, I am going to suppose x is as 2k and y as 3k. I am going to multiply these two quantities by a constant number. So this becomes 2k, this becomes 3k, and x plus y is 20. So this is 2k plus 3k, it becomes 20. Total 5k becomes 20, k becomes 4. So if k becomes 4, this 2k becomes 8, and this 3k becomes 12. So what is the value of x? X becomes 8, y becomes 12. Okay, friends? So this is the solution of this question, and what are the two intercepts? 8 and 12. 8 and 12 is the answer. Next question we are seeing. Question is something like this. This side is 2, this side is 3. Suppose this is x, this is y, this is angular bisector. So obviously, this x upon y will be equals to 2 by 3. And the condition that is given to me is that x plus y plus 5 is equals to 25. So this x plus y will be 20. And what is the ratio of x is to y? X is to y is the ratio is 2:3. So I am going to as it is as 2k
and it has 3k, it will become 5k is equals to 20, k is equals to 4. So this will become 8 and this will become 12. So this will be 8 and this will be 12, and what is being asked to me? It is being asked to me what is the length of the two sides, so it came out as 8 and 12. मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं किया, ये क्वेश्चन आपको खुद ही पढ़ना है. क्या है क्वेश्चन में? ये एंगुलर बाइसेक्टर है, ये थीटा है, ये थीटा है, ये एंगल 2 दे रखा है, ये लेंथ 2 दे रखी है, ये लेंथ 3 दे रखी है. ठीक है, इसको x मान लिया, इसको y मान लिया. पैरामीटर 25 दे रखा है, तो x + y + 2 + 3 यानी x + y + 5 बराबर 25. तो x + y बराबर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा. और ऑब्वियस बात है एंगुलर बाइसेक्टर तो x/y विल बी इक्वल्स टू 2/3. ठीक है, तो 2/3 हो गया, तो 2k मान लिया, 3k मान लिया, 2k + 3k लिखा, 5k = 20, k = 4, तो ये 8 आ गया, ये 12 आ गया. तेज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं मान रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा है. क्वेश्चन बहुत आसान है. ठीक है, सॉल्व करिए इसको, अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में छोड़िए. तो फ्रेंड्स, अब हम लोग आखिर में आ गए हैं इसके. ठीक है, अब मैं आपको जल्दी से एक्सटर्नल बाइसेक्टर थ्योरम बताऊंगा और उसके दो क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा. ठीक है, दोनों क्वेश्चंस आप लिखे हुए हैं. उसमें क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने फिगर नहीं बनाया है, वो आपको हो सकता है प्रॉब्लम दे रहा हूं, तो उसके लिए रियली सॉरी. तो मैं डिस्कस करूंगा एक्सटर्नल एंगुलर बाइसेक्टर थ्योरम. मान लीजिए एक ट्राइंगल है. ठीक है, और मैंने इसको एक ऐसे एक्सटेंड किया है, इसको ऐसे एक्सटेंड किया है. ठीक है, अब ये ABC मान लीजिए, और मान लीजिए कि पहले तो मैं एक ऐसी लाइन खींच रहा था इंटरनल बाइसेक्टर के लिए. नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ लाइन समथिंग लाइक दिस. Now I am going to tell you that this is a triangle ABC. When I was solving for internal angular bisector, then I was drawing a line inside the angle. But now I am solving for external angular bisector theorem. So I am intersecting the external angle. Suppose this is point D. So this is CAD, and this is the angular bisector of CAD. Suppose this is theta, and this is theta. Now what this angular bisector theorem says? This external angular bisector theorem, again the same concept. This AB upon this AC will be equals to, what is the length of the intercept from this point to the point met? This point to this point is BE. So I will write it here as BE. And what was second? This CE. So I will write it as here as CE. Why I put it like this? Because when the length was in between, it was this length upon this length is equals to this length upon this length. That is, what was the distance? The distance of this vertex from the intercept. But what is happening here, that when we are bisecting this angle externally, then we are going to find out the distance of this vertex from the 2 points. क्या हम लोग कर रहे हैं कि यहाँ पे जो हमको ट्राइंगल दे रखा है, इसको हम लोग एक्सटर्नली बाइसेक्ट कर रहे हैं. तो जब हम इसको एक्सटर्नली बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो एक्सटर्नली कहीं E पे जाके मिल रहा है. तो अब हम क्या करेंगे कि जब हम इन दोनों साइड्स, इस एंगल को जोड़ने वाले कौन से साइड्स हैं? AB है और AC है. तो AB और AC का तो रेशियो मैंने वैसे का वैसा लिख दिया, लेकिन इनका रेशियो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा कि इस वर्टिस से जहां तक उस इंटरसेप्ट ने मीट किया है, उस पे एंगुलर बाइसेक्टर ने लीड किया, उसकी डिस्टेंस जो कि BE है, यहां लिख दी, और इस वर्टिस से लेके उस इंटरसेप्ट यानी CE लिख दी. तो ये हो जाएगी आपकी एक्सटर्नल एंगुलर बाइसेक्टर थ्योरम. आप इसको रख लीजिए. बस आपको इस तरीके से याद करना है कि पहले जो इंटर एंगुलर बाइसेक्टर मिल रहा था, वो जिस पॉइंट पे मीट कर रहा था, वहां से हम डिस्टेंस देखते थे दोनों वर्टिसेस की. अब क्या है कि जो एक्सटर्नल एंगुलर बाइसेक्टर वो यहां कहीं मिल रहा है, तो अब यहां से डिस्टेंस देखेंगे, तो ये BE डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, ये CE डिस्टेंस कम होगी. यही फर्क है, और इस फॉर्मूले को आप यूज करेंगे. यही आपका एक्सटर्नल एंगुलर बाइसेक्टर है. अब इसके बाद मैं आपको कुछ और चीजें बताऊंगा अभी जब ज्योमेट्री पहुंचेंगे, कि ये जो एक्सटर्नल, अगर आप यहां से एक एंगुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं और यहां से एक एंगुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, तो ये तीन जहां से मिलेंगी, अगर यहां से आप एक सर्किल बनाते हो, तो सर्किल का सेंटर ये होगा, और वो सर्किल इस लाइन के भी टेंजेंट होगा, इस लाइन के भी टेंजेंट होगा, इस लाइन पे भी टेंजेंट होगा. यानी ये लाइन भी सर्किल की टेंजेंट होगी, AC भी सर्किल की टेंजेंट होगी, AD भी सर्किल की टेंजेंट होगी. ये मैं ज्योमेट्री में देखूंगा. ज्योमेट्री का थोड़ा सा पार्ट है, मैंने डिस्कस कर लिया. फिलहाल यहाँ पे इसको ज्योमेट्री इन द सेंस मतलब सर्कल्स का पार्ट है. तो अभी फिलहाल यहाँ पे आप सिर्फ इसको एंगुलर बाइसेक्टर थ्योरम तक ही रखिए. What I told you here is that this was the angular bisector of this angle A, CAD. If we take the angular bisector of angle ACE, then it will be at some point with this angular bisector. And similarly, if you draw the angular bisector of this line B, it is also going to meet at point 1.
and these three will meet at one point, and that one point will be the center of that circle with which this line AD, AC and CE will be a tangent. Okay, this is just a fact. So what was our main thing here? This AB upon AC is equals to BE upon CE. Now I'm going to take up some questions relating to this concept. The last two questions. In question number 5, the figure is not there. So I'm really sorry for that. Actually, there was not space in the sheet left to write it. And I'm just writing the questions on a paper and I'm uploading that paper on my blog. Because it is very difficult to, make these triangles and put it on the blog. Or it is difficult to take a different paper for every triangle and upload it. So I'm just writing the questions in a whole sheet of paper and I'm putting it on the blog. And I hope that you will be comfortable with this thing. I'm going to draw a diagram for you in this. So this is basically the diagram. AE is bisector of exterior angle CAD. This is the exterior angle CAD. So it is theta, say it is theta, total angle is 2 theta. And if this is the given as 10, this is given as 6, and this is given as 12. We have to find the length of this. I suppose it as x. Okay, this is a simple question, friends. This is the question which is given to us. I don't think that this question will be very much difficult for you. The figure is in front of you. If you want, then you can pause this video for a minute. I am sorry that this figure was not in the paper. But many of you would have assumed the figure. What is the figure? You can also make this figure on the basis of the data given in the question. So I have to find this length of x. What I am going to use here, obviously this is the exterior angle bisector. So I am using the formula of exterior angle bisector theorem. What it will come out as? It will come out as AB upon AC is equals to first distance B to E. What is the distance of B to E? 12 plus x. I am going to write as 12 plus x. Or if you are not comfortable with this, I am going to write the same formula BE upon CE that I have just told. And now this BE is 12 plus x. And the CE is x. And what is AB upon AC? It is 10 by 6. So I am writing that is as 10 by 6. What is 10 by 6? 5 by 3. Cross multiply it. 36 plus 3x is equals to 5x. Okay? 36 plus 3x is equals to 5x. So it will become 2x is equals to 36. X is equals to 18. Answer. So this is 18. 18 is your answer. Okay, friends. So the answer is 18. Moving on to our last question. It is basically a type of proving question. And we still have a lot of time left. So this time I'm sure that no left question will be there for the next video. In the next video, I will take up Apollonius theorem. I will take up the proving of Apollonius theorem, the questions of Apollonius theorem. And in the next video, I will tell you many things about triangles, many more properties of triangles. So first we should finish this question number 6. Again a triangle ABC. Now bisector of angle A, the bisector of interior angle A meets BC and D. So I am going to write it, this is interior angle. Suppose this is theta, this is theta. So this is the first condition given. Next condition is bisector of exterior angle A meets BC producing E. So this is exterior angle A. Suppose this meets here. Theta 1, theta 1. This is the condition which is given to me in the question. What I have to find out? I have to prove this. BD upon BE is equal to CD upon CE.
This I have to prove BD upon B is equals to CD upon CE. Let's prove it. Okay friends, first I am going to use the internal angular bisector theorem. What is the triangle? Triangle is ABC. What is the angular bisector? AD is angular bisector. पहले हम लोग क्या यूज करेंगे? हम लोग पहले इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर यूज करेंगे. ABC ट्राइंगल में AD इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा, AB दिस अपॉन AC दिस इज इक्वल्स टू BD दिस अपॉन DC. पहला फॉर्म बना. क्या मान लीजिए इसको? इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, ये पहला. Now what we are going to do? Now we are going to use the external angular bisector theorem. What is the external angle? This CA, this one. And what is the angular bisector? This AE. So what is the theorem here? What is the formula here? क्या formula है यहाँ पे? क्या है यहाँ पे? ये AE आपका external angular bisector है. तो formula हम लोग क्या लिखेंगे? This AB. Obvious बात है, इस exterior angle को भी बनाने वाले AB और AC ही हैं, और इंटरनल एंगल को बनाने वाले AB और AC हैं, तो ये AB और AC तो कांस्टेंट ही रहेंगे. ठीक है. और उसके बाद इस B से लेके E का डिस्टेंस. अब तो आपके लिए आसान हो जाना चाहिए, क्योंकि इससे पहले इस तरीके के 2 केसेस कर चुके हैं. तो ये BE हो गया, और C से लेके E का डिस्टेंस तो CE हो गया. क्या है ये? E वो इंटरसेक्शन पॉइंट है जिसपे एंगुलर बाइसेक्टर मीट कर रहा है, और ये इस इंटरसेक्शन पॉइंट की दूरी देख रहे हैं हम कहां से? B से देख रहे हैं, C से देख रहे हैं. तो BE अपॉन CE हो गया. इसको हमने सेकंड मान लिया. अब ये लेफ्ट हैंड साइड तो बराबर ही दिख रहा है आपको, AB अपॉन AC. इन दोनों को बराबर कर दीजिए. ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को, कि एक साइड तो आपको बराबर ही दिख रही है. वी आर एबल टू डिराइव 2 formulas. फर्स्ट फार्मूला इज AB अपॉन AC इज इक्वल्स टू BD अपॉन DC. सेकंड फार्मूला इज AB अपॉन AC इज इक्वल्स टू BE अपॉन CE. ओके, फर्स्ट फार्मूला वी हैव on the basis of internal angular bisector theorem, second on the basis of external angular bisector theorem. Okay, now this AB upon AC is common in both. ये दोनों में कॉमन है, तो क्या क्या बराबर हो जाएगा? BD अपॉन DC इज इक्वल्स टू BE अपॉन CE बराबर हो जाएगा. लिख देते हैं. ये BD अपॉन DC को BD अपॉन CD भी लिख सकते हैं, एक ही चीज है. BD अपॉन CD. देखिए ये मैं चेंज, ये जो लाइन होती है, मान लीजिए AB लाइन है, तो इस लाइन को आप AB भी लिख सकते हो, इस लाइन को आप BA भी लिख सकते हो. इसलिए मैं चेंज कर देता हूँ. BD को CD कर दिया, BE को EB कर दिया, कुछ भी कर सकते हैं. ये तो बस लिखने का एक तरीका है, इससे कोई खास चेंज नहीं आएगा. तो BD अपॉन CD किसके बराबर हो जाएगा? BE upon CE के. What I have got? What I have said that this is a line. This is what is A. This is what is B. So I can write the line as AB, and I also can write the line as BA. Okay. And no particular direction is given to me, so I can assume anything. So in this BD upon CD is equals to BE upon CE. Now I'm going to just make a manipulation. I have to prove this. Okay. So I'm going to break this thing down, and I have to take this thing up. So it will become BD upon BE is equals to CD upon CE. Hence proof. This is the same thing as here. क्या किया हमने? हम इस चीज को ऊपर ले गए, ऊपर वाली चीज को नीचे लाया. किस हिसाब से? बेसिक न्यूमरेसी थ्योरी के हिसाब से. बेसिक न्यूमरेसी मतलब जो हमने दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी कक्षा में पढ़ते हैं. तो ये BD अपॉन BE हो गया, और ये CD अपॉन CE हो गया, और ये हमारे हेंस प्रूव्ड हो गया जो हमको क्वेश्चन में निकालना है. ठीक है फ्रेंड्स, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये एक तरीके की प्रूविंग है जो हम लोग 7th 8th 9th या 10th क्लासेस में करते हैं. ये वो प्रूविंग है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है. ठीक है, तो ये प्रूफ क्वेश्चन के बहाने प्रूव करके मैंने आपको एक प्रॉपर्टी दिखाई है. ये जो एंगुलर बाइसेक्टर्स थ्योरम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसकी ये प्रॉपर्टी है. अब फ्रेंड्स मैं ये सारी थ्योरीज आपके साथ अलग अलग डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि जब ज्यादा बड़े सवाल होंगे, हो सकता है आपको इन थ्योरीज पे डायरेक्ट सवाल ना मिले, बट इनसे रिलेटेड, देखिए एसएससी और बैंक पीओ में आपको इनसे रिलेटेड डायरेक्ट बहुत सवाल मिलेंगे, बट अगर आप कैट की तैयारी कर रहे हैं तो डायरेक्ट इन पे सवाल आपको नहीं मिलेंगे. ठीक है, फिर आपको इनका एप्लीकेशन पता होना चाहिए, ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, ताकि कोई बड़ा क्वेश्चन है जिसमें एसोसिएशन में आ रहे हैं तो आप इन प्रॉपर्टीज को यूज कर पाए. सो फ्रेंड्स, द रीजन आई एम टेकिंग अप दीज प्रॉपर्टीज विद यू is that I want to give you an in-depth analysis. By getting an in-depth knowledge and by doing an in-depth analysis of these type of concepts, in CAT exam you are not going to get direct questions from this thing. In bank BO and SSC CGL exams you can get direct questions from these concepts, but in bank exams, in CAT you are not going to get that. So even if in CAT you get something which is in relation to this thing, and you are going to solve that question, even a part of it on the basis of this knowledge, then also it will be useful. And it will be useful not only for the theorems, it will be useful for overall geometry understanding. Okay friends? So thank you for watching this video. I will be back with more videos. In next video, I will take up Apollonius theorem, its proving, and some more properties of triangles. Thank you.